नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट 4 का नाम होता है न ऑर्गेनाइजिंग। क्या है यूनिट का नाम? ऑर्गेनाइजिंग। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की अगली यूनिट होने वाली है बीएस नर्सिंग 6th सेमेस्टर। ये कंप्लीट आपकी वन शॉट रहेगी। वन शॉट मतलब कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लिखा रहेगा यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कंप्लीट वीडियो कंप्लीट सब्जेक्ट इन वन शॉट। तो वो भी टाइम आएगा। तो उसके लिए क्या हमें पेशेंस रखना पड़ेगा पहले तो। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि पहले हम सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद में तो वन शॉट देखेंगे। उस टाइम पे क्या आपकी इतनी एबिलिटी हो जाती है कि आप उसको समझ सको सारी चीज़ों को। तो पहले हम वन बाय वन एक एक यूनिट को करते चलते हैं, फिर बाद में हम वन शॉट देखेंगे, उसके मॉडल पेपर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सारे क्वेश्चन हम बात करेंगे, सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। अभी तो आपका कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट चल रही है। तो पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस है आपके सामने। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या देखना है? असाइनमेंट, डेलीगेशंस, कोऑर्डिनेशन, इनको देखना है। फिर आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के टाइप्स हो गए, ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर हो गई, ऑर्गेनाइजर चार्ट हो गया, ऑर्गेनाइजर इफेक्टिवनेस हो गया। ठीक है। हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई। हॉस्पिटल स्टेटिक्स हो गया, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन। साथ में नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम एंड ट्रेंड्स हो गए। और लास्ट आता है रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिवनेस। अब जो भी मैंने रेड से लिखा है, जो भी मैंने रेड पेन से लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैप्टर में होने वाला इंपॉर्टेंट है ये। जो इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बाकी जो है जो हम थोड़ा डीप ना करके थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ेंगे। पढ़ेंगे पूरे वन बाय वन, एक एक टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। तो सर हमारी यूनिट का नाम भी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व अरेंजिंग टास्क। क्या क्या? अरेंजिंग टास्क, रिसोर्सेज एंड अथॉरिटीज टू अचीव गोल्स। कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमें जो गोल प्राप्त करने हैं, हमें जो गोल प्राप्त करने हैं उनके लिए हम क्या क्या काम करें, उनके लिए हम किसको क्या काम सौंपे, कौन कौन से रिसोर्सेज काम में ले, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। तो वो सारे मैनेज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ओके। अरेंजिंग टास्क, टास्क को अरेंज करना, रिसोर्सेज है उनको यूज लेना, यूटिलाइज लेना, और अथॉरिटीज है किसको क्या काम करना है ना। तो वो सब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह देना एक टू अचीव गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए ये सब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है असाइनमेंट। क्या आता है? असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कि जैसे कि आपकी एबिलिटी है ओपीडी में अच्छी है आपकी, ठीक है, आपसे वार्ड में काम नहीं होता, आपसे ओपीडी में अच्छा काम होता है, तो हम आपको ओपीडी में लगाएंगे, ना कि वार्ड में। ठीक है। कोई पेशेंट है उसको इमरजेंसी में अच्छा काम होता है कंपेयर ओपीडी में, तो इमरजेंसी में हम उसको इमरजेंसी में लगाएंगे। तो असाइनमेंट का मतलब क्या है सर? असाइनमेंट अलोकेशन या एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम देना, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको क्या करना? ड्यूटीज देना, उनको काम देना। ये क्या होता है? असाइनमेंट होता है। अगला है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स व्हाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि देखो, ड्यूटी तो दे दी हमने भाई, हमने क्या किया? काम तो दे दिया। उसके साथ साथ और भी कोई पोस्ट होती है, जैसे एक तो इंचार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है? इंचार्ज होता है। एक और कौन होता है? सुप्रीडेंट होता है, मेडिकल सुप्रीडेंट, नर्सिंग सुप्रीडेंट वगैरह, ये सब होते हैं। तो ये सब भी तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनते हैं, नर्सिंग वाले बनेंगे। तो नर्सिंग वाले बनेंगे तो इनके साथ साथ उनको कुछ अथॉरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ट्रांसफर करना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना ही डेलीगेशन कहलाता है। जैसे कि किसी को आपने वार्ड इंचार्ज बना दिया, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी तो वो क्या आएगा? डेलीगेशन में आएगा। किसी को आपने स्पेसिफिक ड्यूटीज दी, वो आएगा असाइनमेंट में आएगा। और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब कि जो सब कुछ काम चल रहा है अलग अलग वार्ड्स में, वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, वो सब किस में आएगा? कोऑर्डिनेशन में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग है तो उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सब अच्छे से चल रहा है, तो वो किस में आता है? कोऑर्डिनेशन में आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? तो अरेंजिंग टास्क, किसको क्या टास्क देना है, क्या टास्क करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज काम में लेने हैं, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी किसे देनी है, वो सभी को मैनेज करना ताकि हमें गोल प्राप्त हो सके। ये आता है ऑर्गेनाइजिंग में। इसके बाद में हमने देखा असाइनमेंट में क्या आता है? स्पेसिफिक ड्यूटी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटना,
डेलीगेशन में आता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटीज़ है वो उसको ट्रांसफरिंग करना, और कोऑर्डिनेशन में आता है कि सारे काम अच्छे से चल रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन सबका क्या करना, कोऑर्डिनेटिंग करना। अगला है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इससे क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्पिटल्स क्या है, पहले हम इस हॉस्पिटल की डेफिनेशन देखेंगे। ए हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन that provide medical, nursing and supportive services for prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of disease। ठीक है, कोई भी डिजीज है उसका उससे बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करे, मेडिकल सर्विस, नर्सिंग सर्विस एंड सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करने का एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन क्या कहलाता है, हॉस्पिटल कहलाता है सर। आगे समझ में कि हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जहां पर प्रोवाइड की जाती है मेडिकल, नर्सिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज एंड सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि हम डिजीज से प्रिवेंट हो सके, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। आगे हॉस्पिटल का समझ में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स के टाइप्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, अकॉर्डिंग टू टीचिंग, इन 4 बेसिस पर हमने हॉस्पिटल को क्लासिफाइड किया है। वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप मतलब कि मालिक के अनुसार, मालिक के बेसिस पर, मालिक के बेसिस पर ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल, तीसरा है वॉलेंट्री हॉस्पिटल जिसमें ट्रस्टी वगैरह आते हैं। फर्स्ट आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल सबको पता है, सरकारी अस्पताल रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन चलाती है इसको, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट चलाती है इसको। दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे कि प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो चलाए तो वो आएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तीसरा है वॉलेंट्री हॉस्पिटल रन बाय ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ट्रस्टी होते हैं, 3-4 ट्रस्टी हो गए जिनके पास पैसा ज़्यादा है, रिच रिच मैन है, उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल चला दिया और वो उनको क्या करने लगे, मनी है वो देने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे उसमें, तो वो आता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल में। अगला है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पर हमने हॉस्पिटल को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज जनरल हॉस्पिटल एंड सेकंड इज स्पेशलिस्ट या स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फर्स्ट आता है जनरल हॉस्पिटल। तो जनरल हॉस्पिटल में आता है हमारे पास जो कि ट्रीट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, जहाँ पर सारे टाइप्स के इलाज होते हैं। और स्पेशलिटी में क्या आता है, फोकस ऑन वन स्पेशलिटी, जैसे कार्डियक में कर दिया, किसी के कैंसर में कर दिया, कोई होता है ऑर्थोपेडिक, केवल उसमें ऑर्थो का ही इलाज चलता है, ठीक है। कोई होता है स्किन से रिलेटेड, उसमें केवल इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का ही इलाज होता है, ठीक है। कोई होता है फिजिशियन है, कोई कौन सा है, तो मतलब स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, कोई गायनी होता है, ठीक है, किसी में केवल बच्चों का इलाज होता है, पीडियाट्रिक। तो स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल हो गया, एक हो गया जनरल जिसमें सारे इलाज होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास सी नंबर का अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे कि कितने दिन रुकना पड़े उसके अकॉर्डिंग, तो एक्यूट केयर हॉस्पिटल एंड दूसरा है क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। एक्यूट नाम से पता चल रहा है, एक्यूट हम पढ़ चुके हैं, नर्सिंग फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं एक्यूट और क्रोनिक के बारे में। एक्यूट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट ले तो उनको हमने एक्यूट केयर हॉस्पिटल में दे दिया। और दूसरा है क्रोनिक केयर, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की नीड हो, तो वो आता है क्रोनिक केयर हॉस्पिटल में। अगला है अकॉर्डिंग टू टीचिंग। अकॉर्डिंग टू टीचिंग जैसे कि अभी आप हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो पोस्टिंग के लिए, तो आपका कौन सा हॉस्पिटल है, वो टीचिंग हॉस्पिटल है, ट्रेनिंग के लिए जाते हो। तो टीचिंग हॉस्पिटल प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल ओनली पेशेंट केयर सर्विसेज, जहाँ पे केवल और केवल पेशेंट का क्या हो, ट्रीटमेंट हो, तो वो आता है नॉन टीचिंग में। जबकि दूसरा है टीचिंग, जहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अगला है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की हम बात करें तो हमने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है कि फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, 4 फंक्शन तो यही हो गए। इसके साथ साथ और कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन होता है क्यूरेटिव फंक्शन का। क्यूरेटिव फंक्शन मतलब कि आप पता चलिएगा आपको क्योर करना किसी भी डिजीज से, तो हॉस्पिटल का एक काम होता है कि कोई भी डिजीज है उससे क्योर करना। दूसरा है प्रिवेंटिव, कोई डिजीज हो उससे पहले उसका प्रिवेंशन कर देना, जैसे इम्यूनाइजेशन वगैरह आता है। प्रमोटिव फंक्शन, हेल्थ को प्रमोट करना। रिहेबिलिटेटिव, रिहेबिलिटेटिव अगर कोई डिजीज हो जाती है उसके साथ हम कैसे करें, तो फिजियोथेरेपी वगैरह किस में आती है, तो सर वो आती है रिहेबिलिटेटिव फंक्शन में। तो हॉस्पिटल का काम क्या है, रिहेबिलिटेटिव फंक्शन भी होता है। अगला है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन देना, टीचिंग देना, ट्रेनिंग देना, किसको, मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स को और नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या देना, टीचिंग देना, ट्रेनिंग देना, ये सब भी किसका, हॉस्पिटल का काम होता है। अगला है रिसर्च एंड फंक्शन। रिसर्च फंक्शन, रिसर्च फंक्शन का भी काम कौन करता है, हॉस्पिटल करता है सर। ओके, तो फंक्शन आ गए आपको समझ में।
क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आते भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन किसे करें सर? हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटी। कि इससे आप समझते क्या हो? हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो? इससे हम ये समझते हैं सर कि डिपार्टमेंट में प्रॉपर अरेंजमेंट हो, पहली चीज। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। इस सभी डिपार्टमेंट का, चाहे वो ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ठीक है, इधर से इमरजेंसी वार्ड वाला हो गया, ये सोनोग्राफी, एक्सरे, जो भी है, सारे क्या हो, एक अरेंजमेंट में हो सारे डिपार्टमेंट। और अथॉरिटीज, अथॉरिटीज क्या होती है? जैसे जैसे चार्ज होता है किसी के पास। चार्ज से क्या समझते हो? जैसे कि ये देखो, ये लिख रखा, मेडिकल सुप्रीडेंट हो गया, हेड है कोई, ठीक है, नर्सिंग सुप्रीडेंट हो गया, डिपार्टमेंट हेड हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, तो ये सब इनके पास चार्ज होते हैं। किसी को हमने ओपीडी का चार्ज दे दिया, मतलब कि इंचार्ज बना दिया उसको। तो ये सारे अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट अगर अरेंजमेंट में है, प्रॉपर अरेंजमेंट में है, तो वो होता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है आपके पास इसी में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको होता क्या है? मेडिकल सुप्रीडेंट हेड, ये पढ़ रहे अपन इसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि एक ये हो रहा है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अलग है, अलग से हेडिंग भी है और इसी के अंदर भी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर में फर्स्ट होता है हेड, मेडिकल सुप्रीडेंट है वो हेड होता है, उसके नीचे काम करता है नर्सिंग सुप्रीडेंट, उसके नीचे काम करता है डिपार्टमेंट हेड जिससे हम वार्ड इंचार्ज बोल देते हैं, फिर वार्ड इंचार्ज के नीचे काम करता है स्टाफ नर्स या अदर पर्सनल, ठीक है। ये इसका क्या होता है, क्रम होता है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर आता है मेन डिपार्टमेंट्स, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट है इसमें डॉक्टर्स और क्लिनिकल सर्विसेज आती है। दूसरा है नर्सिंग डिपार्टमेंट जिसमें सारी नर्सिंग केयर सर्विसेज अवेलेबल है, सारी जो जो भी नर्सिंग केयर होती है, हैंड वॉशिंग से लेकर के अदर जितने भी प्रोसीजर वगैरह है, सारी नर्सिंग केयर किसमें अवेलेबल है? नर्सिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आता है मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, कि क्या मैनेजमेंट करे, ठीक है, जो हमारे पास जितना भी बजट आया उसका हम क्या कहाँ पर लगाए, फाइनेंस कहाँ करे, ठीक है, कितने हमें मॉनिटर की ज़रूरत है, कितने डिवाइस की ज़रूरत है, सारे हम इसमें बात करेंगे। सपोर्टिव सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विस में आता है फार्मेसी हो गया, लेबोरेटरी, लॉन्ड्री, डाइटरी, तो ये सभी किसमें आता है? सपोर्टिव सर्विसेज में आता है। ये होते हैं हॉस्पिटल में मेन डिपार्टमेंट, ठीक है। आगे आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। क्या आता है? हॉस्पिटल हो चुका है सर अपना, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज ए प्लान्ड एफर्ट्स टू improve हॉस्पिटल इफेक्टिवनेस थ्रू ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड टीम बिल्डिंग। इट फोकस ऑन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, जॉब सेटिस्फिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ केयर। अब देखो ये क्या है कि बस इतना सा मैंने लिखवाया आपको नोट्स में। क्यों सर बड़ा क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि देखो इसमें से क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, और मुझे पता है आप केवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसके बाद में आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं इसका एग्जाम के बाद में। तो क्वेश्चन आएंगे तो छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर से रिलेटेड, तो वो सफिशियंट है नोट्स इसके लिए। जो बड़ा क्वेश्चन आना है, जहाँ से आना है उसको हमने पहले ही अच्छे से पढ़ लिया। जैसे हॉस्पिटल है, ये पूरा हमने फंक्शन हो गया, टाइप्स हो गए, और सारे टाइप्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, सारे हमने डीपली देख लिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आता है, और भी अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा उसको भी हम थोड़ा डीप देख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है सर? कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज ए प्लान्ड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हॉस्पिटल इफेक्टिवनेस, कि हम ऐसा कुछ प्लान करें, हॉस्पिटल में बैठे बैठे हम सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्लान करें ताकि जो हमारा ये हॉस्पिटल है ये क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, हॉस्पिटल इम्प्रूव हो सके, इफेक्टिवनेस हो सके, जो भी काम चल रहा है बहुत अच्छे से चले, इफेक्टिव हो। अब ये कैसे होगा? ये होगा सर ट्रेनिंग से, अच्छी लीडरशिप से और टीम बिल्डिंग से ये काम होगा। तो ये किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में आता है। जैसे ट्रेनिंग देना, ठीक है, और टीम टीम बिल्डिंग करना, लीडरशिप करना, ये सभी किस में आता है? तो सर ये सभी आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। किस किस पर फोकस करता है ओडी? ओडी किस पर फोकस करता है? इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, जॉब सेटिस्फिकेशन इंप्रूव हो, एंड क्वालिटी ऑफ केयर। अगर ये सब कुछ अच्छा हो रहा है मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमने अभी बात करी ली स्ट्रक्चर की। कैसे? कि सारी हमने, जैसे हेड कौन हो गया, सुप्रिटेंडेंट कौन हो गया, उसके नीचे कौन काम करेगा,
तो it is the formal framework that define roles, authorities, responsibility and reporting relationship, जो कि क्या दर्शाता है, जो कि शो करता है रोल्स को कि किसके क्या रोल है। जैसे सपोज आप तो हो गए वार्ड इंचार्ज, ठीक है, और आपका दोस्त है वो हो गया स्टाफ नर्स। क्या हो गया? स्टाफ नर्स हो गया। और एक क्या हो गया? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, एनएस। तो इसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो वार्ड इंचार्ज को कमांड देगा, वार्ड इंचार्ज स्टाफ नर्स को देगा। बल्कि आप तीनों क्या हो? एक अच्छे दोस्त हो। लेकिन फॉर्मली आपको ये काम करना पड़ेगा, इनफॉर्मली तो आप अच्छे दोस्त हो, सब एक साथ पढ़े हुए बैचमेट हो। लेकिन हुआ क्या, ये कंडीशन डेवलप हो गई, आपका दोस्त तो ये बन गया, आप ये हो, और आपका एक दोस्त स्टाफ नर्स हो गया। तो आपको हॉस्पिटल में फॉर्मली ये काम करना पड़ेगा, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रोल अलग होते हैं, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब इनकी अलग होती है, वार्ड इंचार्ज की अलग होगी, और नर्सिंग स्टाफ की या स्टाफ नर्स से उसकी अलग होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक फॉर्मल फ्रेमवर्क होता है जो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है सर? तो इसमें सारी आपको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड। इट शो हु रिपोर्ट्स एंड हुम रिपोर्ट्स एंड हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन इन अथॉरिटीज। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर वार्ड इंचार्ज हो गया, फिर स्टाफ नर्स हो गया। तो ये सब क्या चल रहा है? ये एक चेन है या फिर एक क्या है? हायरार्की है। चेन है या फिर क्या है? हायरार्की है। इनके बारे में विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना, ताकि एंड चेन ऑफ कमांड, और जो भी कमांड है उसको चेन में बनाना, ताकि क्या हो, आप मतलब कौन क्या काम करेगा, किस रिपोर्ट्स कौन देगा। देखो, अब स्टाफ नर्स है वो किसको देगा? स्टाफ नर्स है वो पूरी रिपोर्ट किसको देगा? वार्ड इंचार्ज को देगा, फिर वार्ड इंचार्ज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को देगा, ये फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को देगा। तो ऐसे ये चलता रहता है। इससे क्या होता है? अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन अवॉइड होता है इन अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में कन्फ्यूजन है वो अवॉइड होगा, ठीक है। आगे दोनों लाइन का मतलब आपको समझ में। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने बनाया है हॉस्पिटल में, सब अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जैसे हमारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने अलग अलग बना दिए, ठीक है। अब लेबोरेटरी अलग है, फार्मेसी अलग है, सब कुछ अलग है, सब सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको कौन शो करता है? ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस शो करता है। तो इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो हमारा जो भी हमने चलाया है ये इफेक्टिवली चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो हमारा गोल था वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है, उसके बारे में कौन बताता है? ये बताता है। अब इसको हम कैसे मेजर करें, कि कैसे पता चले कि हमारा जो मैनेजमेंट किया है हमने पूरा, जो हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, उसका कैसे पता चले कि क्या सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसका किससे पता चलेगा, मेजर कैसे कर सकते हैं हम उसको? क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट को अच्छी क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा चल रहा है, और अगर नहीं मिल रही तो बुरा चल रहा है, सही नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरा है पेशेंट सेटिस्फिकेशन, क्या पेशेंट संतुष्ट है, इस पूरी हेल्थ फैसिलिटी से संतुष्ट है तो अच्छा है काम। स्टाफ परफॉर्मेंस, स्टाफ कैसे काम कर रहा है, अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर वही अनस्टेबल है फाइनेंशियल। इनसे हम मेजर कर सकते हैं कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन किया था वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है, अच्छे से किया है वो, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमारे गोल प्राप्त हुए या नहीं हुए। भाई हमारे गोल क्या है? हमारे गोल यही तो है, और इनमें भी मैंने क्या है? पेशेंट की क्वालिटी केयर। अगला आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड लाइन ऑफ अथॉरिटीज, ये पॉइंट। चलो सर ये भी देख लेते हैं, यहाँ तक तो आ चुके। कहाँ गया ये वाला? ये तो हो चुका था आपके, ठीक है सर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजिंग एंड सुपरविजिंग ऑल हॉस्पिटल एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल थे, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन किया उससे पहले जो गोल बनाए थे, उनको अचीव करना है हमें। तो अचीव करने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? मैनेजिंग करता है। हॉस्पिटल मैनेजिंग का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कि मैनेज करना और सुपरविजिंग करना। जो भी हॉस्पिटल में जितने भी एक्टिविटीज चल रही है, ऑल हॉस्पिटल एक्टिविटीज है, उन सबको
सुपरविजन करना, उनको मैनेज करना कि सही सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कि हमने जिसको जो काम दिया था, जिसको जो ड्यूटी दी थी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अथॉरिटी दी थी, वो सही से शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कौन करता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड प्लानिंग सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट, ये देख लिया हमने, सभी को डिपार्टमेंट अलग अलग देना। स्टाफिंग हो गया, कितने स्टाफ कहाँ लगाने हैं। डायरेक्टिंग एंड सुपरविजिंग वर्क, मैनेजिंग फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास फाइनेंस है और रिसोर्सेज है उनका सही से काम करना, सही से मैनेज करना, ये सब कहाँ आता है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। ठीक है, ठीक है। टॉप लेवल का काम कौन करता है? हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन वाला तो है टॉप लेवल में। कंट्रोल, अगला आता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि एक तरीके से निगरानी रखना, सबके ऊपर निगरानी रखना कि सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा। दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, पर वो क्या है, उसका तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या है, मैनेज करता है, सुपरविजन करता है, मैनेज करता है। और कंट्रोल में है कि गलत काम नहीं होने देना। कैसे नहीं होने देना? अगर हो रहा है तो उसको करेक्ट करना, ये आता है कंट्रोल में। कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड। भाई हमने देख लिया कि इतनी केयर होनी चाहिए पेशेंट की, या फिर कुछ भी काम कर लिया हमने, सपोज बेड से रिलेटेड मान लो, या फिर कोई भी आपको जो एग्जांपल आ रहा है, आपने गोल सेट कर दिया, आपने क्या कर दिया? गोल सेट कर दिया। अब आपको क्या मिला उससे? गोल सेट किया, क्या आपको वो गोल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? इन दोनों को कंपेयर करोगे। क्या करोगे? जो गोल हमने बनाया था, क्या अगर हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? कैसे पता चलेगा? आपको दोनों को कंपेयर करना है, जो हमें आउटकम्स मिले हैं और जो हमने गोल बनाए थे, अगर वो कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। भाई हमने कंपेयर कर लिया और कुछ ना कुछ मिस्टेक रही उसमें, तो हमें क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड, तो हमें उसको वापस से सही करना पड़ेगा। जैसे इसके स्टेप्स होते कंट्रोल के, सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब कि वही गोल सेट कर लिया, मेजर परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस कर ली, जैसे परफॉर्मेंस कर ली, उसके बाद में कंपेयर रिजल्ट, फिर टेक करेक्टिव एक्शन। सपोज आपने गोल सेट कर लिया, हॉस्पिटल से थोड़ा हटके चल रहे हैं, आपने गोल सेट कर लिया कि इस बार एग्जाम में 80% लाना है मुझे नंबर। ठीक है, गोल सेट कर लिया। अब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया? अच्छे से पेपर दिए, पढ़ाई अच्छे से करी, सारी क्लासेस देखी, नोट्स बनाए, अच्छे से काम किया, मतलब कि आपने क्या कर दिया? मेजर परफॉर्मेंस वगैरह सब आपने अच्छे से करी। अब क्या किया? अब रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट आया तो आपके कितने आ गए? 75% आ गए, 75% आ गए। तो अब क्या हो? अब ये है, हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, हमने कितना बनाया था, कितना आया है, क्या गलती रही हमारी, तो उनको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम में अच्छा करें जिससे। ये होता है कंट्रोल में। अगला है लाइन ऑफ अथॉरिटीज। लाइन ऑफ अथॉरिटीज कितनी बार पढ़ ली है लाइन? देखो, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? वही, लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स क्लियर चेन ऑफ कमांड इन हॉस्पिटल। इट डिफाइन हु रिपोर्ट्स हुम रिपोर्ट्स एंड अवॉइड कंफ्यूजन। सेम लाइन है वही, वही मेडिकल सुप्रीडेंट हो गया, उस नर्सिंग सुप्रीडेंट, वार्ड इंचार्ज, स्टाफ नर्स, वही बात आ गई कि स्टाफ नर्स किसको करेगी? स्टाफ नर्स इसको रिपोर्ट, फिर ये इसको, ठीक है, वही बात है, पहले समझ लिया हमने। हॉस्पिटल स्टेटिक्स, अगला आता है हॉस्पिटल स्टेटिक्स। इसका मतलब क्या है? जितने भी डाटा है, हॉस्पिटल के जितने भी डाटा है, उन सबको कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, उनको इंटरप्रिटेशन करना, वो सभी क्या है? हॉस्पिटल स्टेटिक्स में आते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जैसे कोई प्रोसीजर करते हैं, या फिर कितने मरीज भर्ती हुए, कितने पेशेंट है एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने की डेथ हुई, ये सभी हम एक रजिस्टर में लिखते हो, आपको पता हो तो। अब रजिस्टर में क्यों लिखते हो आप? हम उसको क्या है, फिर कंप्यूटर में चढ़ाते हैं, तो सारा काम डिजिटल हो गया। ऐसा करते क्यों? ताकि हमें पता चल सके। हॉस्पिटल स्टेटिक्स के लिए करते हैं कि सारे डाटा है, उन सभी का कलेक्शन करना, कितने एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने डेथ हो गई, ठीक है, उनका हमें कलेक्शन करना, उनका एनालिसिस करना कि हॉस्पिटल में डेथ रेट कितनी है, कितने पेशेंट है वो ठीक हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हुए, ठीक है, कितने एडमिशन हुए, उन सभी का एनालिसिस करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, उनकी मतलब व्याख्या करना, इनका हॉस्पिटल के डाटा का, ये आता है हॉस्पिटल स्टेटिक्स में। क्यों करते हैं हमेशा? इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करता है प्लानिंग में, इवेल्यूएशन में, इंप्रूव हॉस्पिटल सर्विसेज में। भाई हमें पता तो चलेगा ना, भाई जैसे डेथ हो रही है सपोज कि हमारे हॉस्पिटल में, डेथ रेट तो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, रिकवरी रेट कम हो गई, तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? तो फिर हमने क्या किया? उसकी प्लानिंग करी, इवेल्यूएशन किया उसमें, ताकि हमारी क्या हो सके? हॉस्पिटल सर्विस इंप्रूव हो सके। अब हमें पता चला कि मिस्टेक कहाँ पे आ रही है,
मिस्टेक आ रही है सर, हमारे पास तो वेंटिलेटर ही नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर ही नहीं है। तो नहीं है तो उसको लेके आए, तभी तो पता चलेगा। तो इसमें ये हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल्स हो गया, नंबर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, किस किस का डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल स्टेटिक्स में। तो नंबर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, नंबर ऑफ डेथ, बेड स्ट्रेंथ हो गया, ओपीडी अटेंडेंस हो गया। तो इन सभी को क्या करते हैं अपन हॉस्पिटल स्टेटिक्स में मेजर करते हैं, फिर डाटा वगैरह उनको कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगली आती है हेडिंग आपके नर्सिंग केयर एंड डिलीवरी सिस्टम एंड ट्रेंड्स। नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम रेफर्स टू Nursing care delivery system refers to method used to organize and assign nursing care to patient in hospital। ये हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग केयर, पेशेंट को जो हम नर्सिंग केयर देते हैं उनका ऑर्गेनाइज और असाइन, ये पूरी मेथड है, ये आती है नर्सिंग केयर डिलीवरी में। अभी देखेंगे हम आगे इनके टाइप्स देखेंगे। इट इंश्योर इफेक्टिव सेफ एंड क्वालिटी पेशेंट केयर, कि नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम है ये क्या बताता है, ये इंश्योर करता है कि जो हम केयर दे रहे हैं, पेशेंट को केयर दे रहे हैं, वो क्या हो, इफेक्टिव हो, सेफ और क्वालिटी केयर हो, ये बताता है ये। ठीक है, आगे आता है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम। अब नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम है, इनको हम 4 टाइप में पढ़ेंगे। फंक्शनल नर्सिंग, टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग एंड केस मेथड, टोटल पेशेंट केयर। अब फंक्शनल नर्सिंग में क्या काम करता है नर्स, टीम नर्सिंग में नर्स क्या काम करता है, प्राइमरी में क्या करता है, केस मेथड में क्या करता है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग का काम क्या होता है कि फंक्शनल नर्सिंग में जो भी नर्स होती है, ईच नर्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे एक नर्स मेडिसिन देगी, एक डोज, एक ड्रेसिंग करेगी, मतलब कि हमने सभी का काम क्या कर दिया, स्पेसिफिक टास्क दे दिया, सभी को हमने स्पेसिफिक टास्क दे दिया। कोई बीपी मेजर करेगी, ठीक है, कोई काउंसलिंग करेगी पेशेंट की, तो सभी का हमने अलग अलग स्पेसिफिक काम दे दिया, स्पेसिफिक टास्क करना, परफॉर्म करना, यह आता है फंक्शनल नर्सिंग में। अगला है टीम नर्सिंग। टीम नर्सिंग का काम क्या है, तो टीम नर्सिंग में क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ नर्स लीड बाई ए टीम लीडर प्रोवाइड केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट। इसमें क्या करता है, ग्रुप ऑफ नर्स लीड बाय टीम लीडर, बहुत सारी नर्स है जैसे हमारे पास, ठीक है, ये जैसे नर्स हो गई बहुत, और हमारे पास केवल इन सबको लीड करने के लिए हमारे पास एक लीडर है, टीम लीडर है, वो इन सबको लीड करेगा ताकि ग्रुप ऑफ पेशेंट का क्या कर सके, केयर दे सके, बहुत सारे पेशेंट उनकी केयर दे सके। ठीक है, ये होता है टीम नर्सिंग में, लीडर होता है, उनको लीड करता है नर्स को। प्राइमरी नर्सिंग में वन नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टोटल केयर ऑफ ए पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, प्राइमरी केयर में केवल एक नर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि एक ही नर्स होती है उसमें। जैसे एक नर्स हो गई, उसके पास पेशेंट हो गए बहुत सारे, सपोज 5 या 15, ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा बात नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाली वार्ड नहीं है। अब अगर इन पेशेंट के साथ कुछ भी होता है तो इनके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल यही रहेगी ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जब तक ये स्टे कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक पेशेंट है और एक ही नर्स है, हमने इस नर्स को दे दिया कि तुम्हें केवल इसी पेशेंट पर ध्यान देना है, तुम्हें केवल इसी पेशेंट पर ध्यान देना है और किसी से कोई मतलब नहीं है, इस पेशेंट पर ध्यान दो तुम बस, बाकी हम दूसरे नर्स को देंगे काम। तो जब तक ये पेशेंट रुकता है, जब तक ये पेशेंट रुकता है हॉस्पिटल में, इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, इस नर्स के ऊपर आ गई सर। तो ये होता है प्राइमरी नर्स। वन नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टोटल केयर ऑफ ए पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जितनी केयर देनी है उसको, चाहे वो कैसी भी केयर हो, किसी से भी रिलेटेड हो केयर, तो वो सभी इसमें आती है प्राइमरी नर्सिंग में। केस मेथड या टोटल पेशेंट केयर, वन नर्स प्रोवाइड कंप्लीट केयर टू वन और टू पेशेंट ड्यूरिंग शिफ्ट। ठीक है, जैसे आईसीयू में यही होता है ज़्यादातर आईसीयू में कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ पे। तो अगला है रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग केयर। रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग केयर, तो किसके अकॉर्डिंग हम आजकल पेशेंट को केयर देने लगे। फर्स्ट आता है पेशेंट सेंटर्ड नीड, पेशेंट सेंटर्ड केयर अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस ऑफ नीड्स, पेशेंट को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको केयर देंगे। जो भी केयर दे रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, ठीक है, और भी जैसे मॉनिटर हो गया, कार्डियक मॉनिटर हो गया, तो ये सभी क्या टेक्नोलॉजी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, पेशेंट की केयर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। होलिस्टिक केयर अप्रोच, होलिस्टिक केयर हमने पढ़ लिया, मेंटल फिजिकल सोशल सारी केयर हमें उसको देनी है। लास्ट आता है रोल ऑफ नर्स इन मेंटेन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब पहले तो ये देखो कि किसके बारे में हमें नर्सिंग का रोल बताना है, तो सर हमें बताना है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में। तो ये होता है क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट रेफर्स टू द वर्किंग इन एनवायरमेंट, एटमोस्फियर एंड रिलेशनशिप विद इन द हॉस्पिटल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रोल है नर्स के, इसमें क्या क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट तो रोल होता है प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब थेरापेटिक कम्युनिकेशन हमने पढ़ा,
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करना नर्स का काम है। एनकरेज टीम वर्क, टीम वर्क हमने देख लिया अभी, लीड करती है उसको। मेंटेन प्रोफेशनल एथिक्स, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, साइकोलॉजी में पढ़ा था हमने कि किसको चूज करूँ, दो में से किसको चूज करूँ, ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब वो कंफ्यूजन में होता है। अगला है सपोर्ट्स लीडरशिप, मोटिवेट्स अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करना। एंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर। अब ये सब नाम से आपको पता चला है, इसमें समझाने का कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। वो 6 सेमेस्टर में आ चुके हो आप, अब आप अपने रोल तो पता चल ही गए आपको, नर्स आप बन चुके हो। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर। सिलेबस देख लेते हैं, ये हो चुका था आपके पास, हॉस्पिटल वगैरह ये सब देख लिया हमने। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लाइन ऑफ अथॉरिटीज देख ली, हॉस्पिटल स्टेटिक्स देख लिया हमने, नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम एंड ट्रेंड्स देख लिए, फंक्शनल वगैरह देखा था ना अभी, प्राइमरी नर्स, रोल ऑफ नर्स देख लिया। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए, ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। अब आपको क्या चाहिए, तो सर हमें तो बस एक ही चाहिए कि जल्दी जल्दी आप हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दो, जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा दो ताकि हम क्या कर सके, तैयारी कर सके। बिल्कुल करवा रहे हैं, देखो अल्टरनेटिव डे में आपके लेक्चर आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लेक्चर आ रहा है, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बाकी तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। कमेंट करें, जरूर करें, समझ में नहीं आया तो कब करें, और आ गया तो भी करें कि सर मज़ा आ गया सर वीडियो में। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, और क्या चाहिए आपको, सारी चीज़ अवेलेबल है। मस्त रहे, मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। राधे राधे।